हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। यहां पर बात हो रही है उमलिंग ला के बारे में। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए उमलिंग ला जो है वो कहां पर है। तो आपको क्या बताना है कि ये लद्दाख क्षेत्र जो जम्मू एंड कश्मीर का हमें देखने को मिल रहा है वहां पर ये लोकेटेड है उमलिंग ला। समुद्र तल से सी लेवल से 5.793 मीटर्स, राइट, यानी कि 19,005 फीट की ऊंचाई पर उमलिंग ला हमें देखने को मिलता है और पूरे दुनिया भर की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। मोटरेबल रोड जो है पूरे दुनिया भर के सबसे ऊंचे उनमें से एक उमलिंग ला हमें देखने को मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है ये और 54 किलोमीटर लंबी एक रोड हमें देखने को मिलती है जो कि यहीं से गुजरती है, इस दर्रे से, पास से, उमलिंग ला दर्रे से, जो कि कनेक्ट करती है दो गांव को जिसका नाम है चिसुमले और दैमचौक। इन दो गांव को कनेक्ट करती है और इसके लिए 6 साल लग गए थे इस रोड को बनाने में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, इस प्रोजेक्ट हेमांग के तहत। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उमलिंग ला की लोकेशन ध्यान में रखना कहां पर है, राइट। तो लद्दाख का क्षेत्र हम लोग को जेएनके का देखने को मिलता है, वहां पर है। अब बात करेंगे पेपर 2 के टॉपिक से। पेपर 1 से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक आया था और गाइस मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, काफी इंपॉर्टेंट। जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में डिटेल में इन कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि कौन से कोर्स जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्रैक करने में मदद करेंगे। देखो यहां पर बात करेंगे चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल के बारे में, राइट। चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो इस तरीके से आपको समझना है कि कैसे चाइना जो है वो श्रीलंका में इंटरेस्ट ले रहा है काफी ज्यादा, राइट। वो इंटरेस्ट लेने का मकसद उसका यही है कि इंडियन ओशन क्षेत्र पर उसकी प्रेजेंस लगातार बरकरार रहे, उसको किसी भी प्रकार से श्रीलंका जो है वो रोके ना इंडियन ओशन पर ऑपरेट करने के लिए या मूव करने के लिए, किसी भी प्रकार से उसको रोका ना जाए, राइट। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को चाइना का देखने को मिल रहा है। इस श्रीलंका पर इतनी एक्टिविटीज हो रही है ना, उसके पीछे का मेन मकसद ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखो अपने माइंड में। तो हाल ही में श्रीलंका के उत्तर मध्य प्रांत, जो श्रीलंका का जो नॉर्थ सेंट्रल प्रोविंस है, तो यहां पर स्थित एक हम लोग को पोलो नारुवा, यहां पर स्थित पोलो नारुवा है और वहीं पर ही
चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल, चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल जो है उसका उद्घाटन किया गया। इस हॉस्पिटल को बनाने में लग गए 60 मिलियन यूएस डॉलर, राइट, जो कि चाइना ने जो है वो प्रोवाइड किए हैं। तो चाइना जो है वो कुल मिलाकर श्रीलंका को अपने कर्जे तले या फिर अपने एहसानों के तले दबाना चाहता है, जिससे कि कल को चाइना को आवश्यकता पड़े श्रीलंका की या इंडियन ओशियन क्षेत्र पर कुछ भी प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने की, तो वो श्रीलंका को इमोशनली भी जीत सके। तो ऐसी होती है काफी सारी कंट्रीज की स्ट्रैटेजी वगैरह कि देखो यार मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, तुम मेरे लिए इतनी सी चीज नहीं कर सकते क्या। और अगर फिर वो अगर बाई चांस बोल दे नहीं कर सकते तो बोल दिया जाएगा चलो भरो फिर लोन पूरा, इतना जो पैसे दिया है तुम्हें भरो, राइट। तो वो एक बड़ी एक कहानी आ जाती है। तो ये सब स्ट्रैटेजीज है चाइना की उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए आने वाले समय में, राइट। तो ये सब बिल्कुल आपको चाइना का आज की डेट में कहीं पर भी ऑल ओवर वर्ल्ड वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके पीछे आपको मेंस के आंसर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो लिखना ही लिखना है। बट हाँ, एक बार जरूर देख लेना कि थोड़ा सा वो उस BRI से एसोसिएटेड है कि नहीं है, क्योंकि चाइना जो श्रीलंका में जो डेवलपमेंट कर रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो उसको इंडियन ओशियन क्षेत्र पर अपनी प्रेजेंस चाहिए इसलिए कर रहा है। तो उसका ऑब्जेक्टिव हमें पता है, बट बिल्कुल भी अंधाधुन नहीं करना है, आपको चीजों को लिंक करते हुए करना है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया नहीं तो पता लगे बोल दो कि सर आपने बोला तो हमने वैसे ही कर दिया, राइट। बट फिर ही थोड़ा दिमाग चलाना है, ब्यूरोक्रेटो कल के आप लोग। चलो आगे की बात करते हैं अपन। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, कितनी बार इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वाहन कबाड़ नीति, राइट। तो फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में तेजी लाई जाए, इसके इंप्लीमेंटेशन में तेजी लाई जाए। तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है क्या, तो पुरानी गाड़ियां जो कि पास करती हैं अपने फिटनेस टेस्ट को री रजिस्ट्रेशन से पहले, और पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जितनी भी कमर्शियल गाड़ी हैं जो 15 सालों से ज्यादा पुरानी हैं, और जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां हमें देखने को मिल रही हैं जो 20 सालों से ज्यादा पुरानी हैं, तो उनको जो है वो कबाड़ में भेजा जाए, उनको यूज ना किया जाए। क्योंकि देखो इसके पीछे कुल मिलाकर मेन जो रीजन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन हमें देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एमिशन हमें देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का मेन रीजन है, राइट। वो इसलिए है क्योंकि ये सब जो पुरानी गाड़ी है गाइस, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है या तो BS3 इंजन लगा हुआ है, इवन जैसे कि आज की डेट में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं BS6 इंजन में। तो जितने भी पुराने जो इंजन हैं जो इस प्रकार से पल्यूटेंट जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं, तो मेन फोकस है कि वो पल्यूटेंट रिलीज ना हो एनवायरमेंट में, और ये सब गाड़ियों को जो है वो कबाड़ में दे दिया जाए, और फिर ये गाड़ी जो है वहां से रिसाइकल हो पाए, यानी कि इस कबाड़ से जो है वो गाड़ियों को रिसाइकल किया जा सके, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब देखिए डिस इंसेंटिव के तौर पर री रजिस्ट्रेशन की फीस जो है वो बढ़ाई जा रही है, और ये एप्लीकेबल होगी उन गाड़ियों के ऊपर जिन गाड़ियों की एज जो है वो 15 साल या उससे ज्यादा की है, राइट। यानी कि गाड़ी का जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको देखते हुए 15 साल या उससे ज्यादा पुरानी अगर गाड़ी होगी तो उसके ऊपर री रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो बढ़ा दी गई है, राइट। जिससे कि लोग बाग सोचे एक बार कि अरे यार इतना टैक्स पे करने से बेटर है कि अपन जो है वो मतलब इतनी री रजिस्ट्रेशन फीस देने से बेटर है कि अपन नई गाड़ी खरीद लें, इसको बेच डालें, राइट। अब यहां पर एक इशू भी है, वो इशू क्या है मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। और इस पॉलिसी के तहत जो पुरानी गाड़ियां जो हैं उनके मालिकों द्वारा पुराने और अनफिट वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु निजी वाहनों प्राइवेट व्हीकल पर 25% तक और कमर्शियल व्हीकल पर 15% तक रोड टैक्स में छूट देने के लिए भी राज्य सरकारों से कहा जा सकता है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ये भी बोल सकता, मतलब इस पॉलिसी के तहत स्टेट गवर्नमेंट को ये भी कहा गया है कि आप क्या करो, आप लोगों को जो प्रमोट करो कि लोग बाग जो है वो अपनी पुरानी गाड़ी बेच दें, और अगर वो बेचेंगे तो उनको 25% की छूट और 15% की छूट कमर्शियल व्हीकल में मिल जाएगी रोड टैक्स के मामले में, राइट। तो इससे ही मतलब यही सब छूट को देखते हुए ही वो नई गाड़ी खरीद लें, राइट। इस प्रकार से वो मन बना ले अपनी पुरानी गाड़ी को बेचने का या कबाड़ में देने का। अब देखो इस पॉलिसी से रिलेटेड जो समस्या है, जो इशू है वो क्या है। एक तो देखो लिमिटेड इंसेंटिव, इंसेंटिव बहुत कम है, उतना नहीं है जितना कि एक व्यक्ति जो है वो सोच ले अपनी गाड़ी को बेचना, राइट। और दूसरा पुअर कॉस्ट इकोनॉमिक्स फॉर ट्रक्स। तो ट्रक्स के लिए भी जैसे ट्रक को अगर बेचना है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका सामने वाला व्यक्ति सोचेगा यार बेचने से अच्छा, क्योंकि बेचने में उतने पैसे या कबाड़ में देने में उतने पैसे तो मिल नहीं रहे, उससे बेटर है कि भाई री रजिस्ट्रेशन करवा के चलाते रहो, भले थोड़ा महंगा पड़े, राइट। बात होती है ना, कई बार लोग सोचते हैं कि अरे यार नई गाड़ी लेना और रिप्लेस करना उसमें तो ज्यादा खर्चा आ जाएगा, इससे बेटर है अभी इकोनॉमिक स्थिति वैसी ही खराब है, री रजिस्ट्रेशन भले ही महंगी हो रहा है, करा के काम चलाओ अपना, राइट। तो वो वाली चीज भी हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा दूसरे सेगमेंट्स का वॉल्यूम जो है वो एड्रेस नहीं किया गया, मतलब कि जैसे इसके अंदर दूसरी गाड़ियों को नहीं रखा गया है,
लिमिटेड गाड़ियों को ही रखा गया है, राइट। तो वो वाली चीज भी यहाँ पर एक कमी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा पोटेंशियल बेनिफिट जो है वो 15 साल पुरानी गाड़ी का स्क्रैपिंग से, तो जैसे अगर छोटी गाड़ी की बात करें तो छोटी गाड़ी की गाड़ी जो है, जैसे कि उसको अगर आप कबाड़ में दे रहे हो तो उसके आपको मिलेंगे 70,000 रुपए। बट उसको अगर आप रीसेल कर दोगे, किसके साथ, रीसेल विथ री रजिस्ट्रेशन फीस के साथ, तो आपको 95,000 रुपीज मिल जाएंगे। तो सामने वाला व्यक्ति तो यही सोचेगा ना कि री रजिस्ट्रेशन करा के बेच दो गाड़ी को, राइट, तो उसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, कबाड़ में देने का क्या मतलब, कबाड़ में देने से तो उल्टा और कम पैसे मिल रहा है, राइट। तो ये चीज, और आप लोग जो कंफ्यूज हुए थे लास्ट टाइम, जैसे कि स्टूडेंट जो कंफ्यूज हुए थे वो बोल रहे थे कि सर एक व्यक्ति जो है वो गाड़ी को जब रीसेल करेगा तो आपने बोला कि उसको 95,000 मिल रहा है, बट जो खरीदेगा गाड़ी को उसको तो फिर से री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो वो क्यों खरीदेगा? अरे ये री रजिस्ट्रेशन के साथ फीस बताई गई है बेच के, यानी कि ओवरऑल, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, ये बात तो बिल्कुल तय है कि कोई भी गाड़ी क्यों खरीदेगा। जब किसी को 95,000 मिलेंगे तो इसका मतलब ये है ना कि वो री रजिस्ट्रेशन करवा के ही गाड़ी को जो है वो बेचेगा। तो कहीं ना कहीं गाड़ी को बेचने में ये कहा गया कि ज्यादा फायदा है रेदर देन उसे स्क्रैपिंग में देने में, मतलब कबाड़ में देने की जगह उसको बेच डालो तो वो ज्यादा फायदा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये वाले प्राइसेस बढ़ाओ, इतने प्राइसेस बढ़ा दो कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो स्क्रैप करने के लिए उसको फायदेमंद लगे, राइट, यानी कि उसको उस गाड़ी को कबाड़ में देने में उसको ज्यादा फायदा हो, राइट। तो इस तरीके से पॉलिसी को बनाएंगे तब जाकर ये पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुल हो सकेगी। तो आज की डेट में इसी चीज की आवश्यकता है। इन सब कारणों को देखते हुए स्क्रैपिंग नीति को पूरी तरह से लागू करने के लिए हमें जिन वाहनों का जीवन समाप्त हो चुका है, मतलब कि लाइफ जिन व्हीकल्स की खत्म हो चुकी है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो हमें देखने को मिलते हैं, इनको सड़क से हटाने के संदर्भ में एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए। माल भाड़ा ट्रांसपोर्टर जो हमें देखने को मिलते हैं, फ्रेट ट्रांसपोर्टर जो ट्रक वगैरह चलाते हैं, राइट, इनको एक पर्याप्त एवं उत्साही वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। ऑब्वियसली बात है कि ये ट्रक वाला नए ट्रक खरीदने में तो उसको और जो है वो पैसे लगेंगे, राइट। कबाड़ में देगा, कबाड़ के भाव में अगर ट्रक चला जाएगा, तीन टप्पड़ के भाव में अगर ट्रक चला जाएगा, और वहीं अगर आप नए ट्रक की कॉस्ट देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट जो है वो उसको लगे कि हाँ यार मैं स्क्रैप कर रहा हूं अपनी पुरानी व्हीकल को तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तभी तो वो करेगा, वरना तो री रजिस्ट्रेशन करा के चलाने लगेगा, राइट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना, और ये ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि जब तक पुराने वाहनों के बेड़े सड़क से नहीं हटाए जाएंगे तब तक BS6 वाहन लागू करने का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि BS6 के अंदर हम देख रहे हैं कि एमिशन जो है वो काफी कम हम लोग को नजर आएगा कंपेयर टू BS4, राइट। तो ये इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब पुरानी गाड़ी हट जाएंगी, नहीं तो पुरानी गाड़ी भी सड़कों पे रहेंगी तो क्या मतलब, फिर वो तो पोल्यूशन लेवल तो वैसे ही हाई हम लोग को नजर आएगा, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और स्क्रैपेज पॉलिसी 3-4 बार न्यूज में आ चुकी है तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है, इस पॉलिसी के बारे में। अब देखो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो कुलभूषण जाधव जी कौन है, इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पाकिस्तान के अंदर इनको मौत की सजा मिली हुई है। और थर्ड पॉइंट, इंडिया जो है वो इनका केस यानी कि इनको वापस लाने के लिए ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया जो है वो केस लड़ रही है। तो अभी हुआ है, एक टर्निंग पॉइंट आया है कि पाकिस्तान ने एक बिल पास कर दिया है जिसमें जाधव को अपील करने का अधिकार देने हेतु ये बिल हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि कुलभूषण जाधव जी जो है वो अपील कर सकते हैं, मतलब कि उनको जो सजा सुनाई गई है उसके अगेंस्ट वो अपील कर सकते हैं। इसको लेकर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने ये बिल पास किया है जिसको नाम दिया है ICJ रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2020। कुलभूषण जाधव जी जिनको मौत की सजा सुनाई गई है, उस पर्टिकुलर केस में जो सजा सुनाई गई है उस केस को जो है वो अपील किया जा सकता है ICJ में। तो ऐसी चीज जो है वो कही है पाकिस्तान ने, यानी कि ये बिल सामने लेकर आई है। बिल का मेन मकसद ये है कि अलाउ करना कंसुलर एक्सेस जाधव को, तो ये तो इसको करना ही था क्योंकि बहुत समय से इसने रोक के रखा था और हमने पाकिस्तान की बाजा बजा दी थी, राइट। इंटरनेशनल फोरम्स में हम लोगों ने पाकिस्तान की बाजा बजा दी थी, FATF के सामने भी बाजा बजाई है। पाकिस्तान को लगने लगा कि अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है और हमें जो है वो इसको कंसुलर एक्सेस देना ही होगा। तो देखो ये जो है वो आप ये मत समझना कि पाकिस्तान बिल्कुल एकदम उसके अंदर दिल आ गया और पाकिस्तान इस प्रकार की चीज कर रहा है, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया है तब जाकर ये चीज हुई है कि इसने कंसुलर एक्सेस जो है वो देने की बात करी है ICJ में जाधव को। कंसुलर एक्सेस का मतलब आसान सिंपल भाषा में कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो जाकर कुलभूषण जाधव जी से मिल सकें, बातचीत कर सकें, तो उसका मतलब ये है। तो पूरा मुद्दा क्या है, इशू क्या है, तो 51 साल के हैं ये, रिटायर्ड इंडियन नेवी के ऑफिसर जिनको मौत की सजा सुनाई है पाकिस्तानी मिलिट्री ने।
इनके ऊपर एस्पियोनेज और टेररिज्म का चार्ज लगाया था 2017 में, तब से ये जेल में ही है वहां पर। तो एस्पियोनेज और टेररिज्म का मतलब कि इनके ऊपर ये चार्ज लगाया था कि ये इंडिया मतलब पाकिस्तान के अंदर खुफिया जानकारी लेकर इंडिया को भेज रहे हैं, राइट, यानी कि मतलब पाकिस्तान की खुफिया जानकारी इंडिया को दी जा रही है। तो एस्पियोनेज का इनके ऊपर आरोप लगा था, जासूसी का आरोप और आतंकवाद का आरोप इनके ऊपर लगा दिया था। और इंडिया ने अप्रोच किया था आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमने जो है वो अप्रोच करी, राइट, पाकिस्तान के अगेंस्ट की पाकिस्तान जो है वो हमें कंसुलर एक्सेस नहीं प्रोवाइड करा रहा है, राइट, हमें मिलने नहीं दे रहा है कुलभूषण जाधव जी से, राइट, और इनके ऊपर डेथ सेंटेंस जो लगाया गया है उसको हमने चैलेंज किया था, तो उस पर अभी इसने एक बिल लेकर आ गया। तो ये प्रेशर का नतीजा है, कोई मतलब इसके ऊपर वो नहीं हुआ कि इसने सोचा कि अरे ह्यूमन राइट से देना चाहिए अधिकार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया, बिल्कुल क्लियर रखना अपनी वाली बात। हेग में हम लोग को आईसीजे देखने को मिलती है, हेग द नीदरलैंड्स के अंदर, राइट, और इसने जुलाई 2019 में ये जो है वो घोषणा करी थी, मतलब अपना डिक्लेरेशन दिया था, ऑर्डर पास किया था कि पाकिस्तान को इफेक्टिव रिव्यू करना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान को फिर से जो है वो पूरे केस को रिव्यू करना चाहिए कुलभूषण जाधव जी के, और फिर से सोचना चाहिए, राइट, कुलभूषण जाधव जी को जो ये मौत की सजा सुनाई गई है उस पर फिर से विचार करना चाहिए पाकिस्तान को। तो ऐसा आईसीजे ने 2019 में कहा था, और ये भी कहा था कि कंसुलर एक्सेस जो है वो ग्रांट करो इंडिया को बिना डिले किए। तो अब जाकर देखो 2019 में ये चीज कही थी और अब जाकर इसने अभी ये बिल जो है वो लेकर आया पाकिस्तान। तो आईसीजे ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी थी, तो पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद ने आर्टिकल 36 का उल्लंघन किया, वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशन 1963 का उल्लंघन किया। इस पर्टिकुलर कानून के तहत ये मैंडेटरी होता है कि एक कंट्री, राइट, एक कंट्री जो है जिसने मतलब ये कन्वेंशन को साइन किया है, तो उन कंट्री के जो दूसरी कंट्री में मौजूद जो अगर कोई अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब कि जो इंडिविजुअल, राइट, सिटीजन, तो उनको जो है वो कंसुलर एक्सेस देना है। तो कंसुलर एक्सेस जो है वो देना है और तुरंत जो है इन्फॉर्म करना था पाकिस्तान की आर्मी को कि मतलब कि इंडियन कुलभूषण जाधव जी को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, बट उसने ऐसा नहीं किया, इसने उल्लंघन किया आर्टिकल 36 का, इसने इंडिया को इन्फॉर्म नहीं किया जाधव की अरेस्ट के बारे में, जो कि इसको इमीडिएटली करना चाहिए था कि जैसे ही इनको कस्टडी में लिया गया तुरंत इंडिया के पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई, राइट। और इंडिया को राइट टू कम्युनिकेट से भी वंचित किया गया, राइट, हमें बातचीत करने नहीं दी जाधव जी के साथ, कुलभूषण जाधव जी के साथ, तो ये भी एक उसने उल्लंघन किया वियना कन्वेंशन का, राइट। तो ये पॉइंट्स आपको बस बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए क्लियरली, जो कि आप मेंस में लिख सकें, अगर बाई चांस आ जाता है तो इंटरव्यू पैनल भी आपसे पूछे तो आप ये चीज बता पाए, प्रीलिम्स में भी आ जाए तो यू शुड नो कि वियना कन्वेंशन के अंदर आर्टिकल 36 क्या कहता है, राइट, कंसुलर रिलेशन से रिलेटेड। तो अब आईसीजे की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। तो 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, बहुत अच्छे से याद रखना, यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा, और 1946 से जस्ट एक साल के बाद से इसने मतलब इसका काम शुरू हो गया था। प्रिंसिपल जस्टिस ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशन की, जो कि कहां पर सिचुएटेड है, द हेग नीदरलैंड्स में यहां पर सिचुएटेड है, एक पीस पैलेस है वहां पर ये सिचुएटेड है, राइट। और जैसे कि यूनाइटेड नेशन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हमें देखने को मिलती है, जो पूरी की पूरी न्यूयॉर्क में है, सिवाय एक को छोड़कर, और वो यही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना कि इकलौती अगर बाई चांस आ जाए कि कौन सी इकलौती ऐसी प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की जो कि न्यूयॉर्क के बाहर है, तो आईसीजे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये कौन से मामले को सेटल करती है, तो जो भी मामले हम लोग को कंट्रीज के बीच में देखने को मिलते हैं उसके लीगल डिस्प्यूट्स को सेटअप करती है, एडवाइजरी ओपिनियन देती है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, राइट, एडवाइस देती है कि किस प्रकार से कंट्रीज को एक्ट करना चाहिए, राइट। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कि जो ऑर्गन्स है और जो स्पेशलाइज एजेंसी हैं उनके द्वारा अगर कोई मामला इनको सौंपा जाता है आईसीजे को, तो उस मामले को भी रिजॉल्व करने का काम आईसीजे का हमें देखने को मिलता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें आईसीजे के, तो इसके अंदर हम लोग को 15 जजेस देखने को मिलते हैं टोटल। इन जजेस का जो टेन्योर होता है वो 9 सालों का हमें देखने को मिलता है। इन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट करती हैं, बट ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अलग अलग वोट करती हैं, मतलब इनके सेपरेट वोट होते हैं, बट इकट्ठा जब भी इनको अपॉइंट करने की बात आती है तो इकट्ठा वोट करते हैं, बट सेपरेट तौर पर वोट इनके हमें देखने को मिलते हैं। इलेक्ट होने के लिए एक कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है, राइट, मतलब कि दोनों ही बॉडीज के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों ही बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो वोट्स आने चाहिए वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के तौर पर आने चाहिए, राइट। तो ये चीज इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। और इंश्योर करना है कि ये कोर्ट के अंदर जो जजेस जो हैं वो कंटिन्यू रहें, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि इस कोर्ट के 1/3
जजेस जो होते हैं उनका हर 3 साल में इलेक्शन होता है और जजेस री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। जैसे कि हमारी राज्यसभा के अंदर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राज्यसभा क्या कि जो हमें वोटिंग्स देखने को मिलती है या इलेक्शन उसके हम लोग को देखने को मिलते हैं राज्यसभा के, क्या एक ही बार में पूरी की पूरी राज्यसभा के इलेक्शन हो जाते हैं या फिर कुछ अलग प्रोसीजर हमें देखने को मिलता है? क्या किसी को पता है क्या? तो बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि राज्यसभा के अंदर किस प्रकार से हम लोग को वोटिंग देखने को मिलती है। क्या जैसे कि लोकसभा है, लोकसभा पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाती है, फिर नई लोकसभा आती है, तो क्या ऐसा ही राज्यसभा के साथ होता है? अगर नहीं होता है तो किस प्रकार की वहां पर प्रोसेस चलती है? बताओ जरा, जिसको पता है। नहीं पता है तो थोड़ा पढ़ के बताओ, और जो भी मैं टास्क देता हूँ गाइस उसके आंसर दिया करो। और आईसीजे को असिस्ट किया जाता है एक रजिस्ट्री के द्वारा, जो कि इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन होती है। आईसीजे की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। और 15 जो जजेस हम लोग को आईसीजे के देखने को मिलते हैं, 3 आते हैं अफ्रीका से, 2 आते हैं लैटिन अमेरिका कैरिबियन से, 3 आते हैं एशिया से, 5 वेस्टर्न यूरोप और दूसरी कंट्री से आते हैं, और 2 ईस्टर्न यूरोप से आते हैं। तो ऐसे करके 15 जजेस हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाता है। जजेस की इंडिपेंडेंस की बात करें गाइस, तो देखो जैसे कि हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स जो मौजूद होते हैं वो अपनी अपनी कंट्री के लिए बोलते हैं। बट यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखना, जैसे कि जजेस का क्या रोल होता है, न्यूट्रल रहकर अपने जजमेंट को देना। तो अगर इस कोर्ट के अंदर किसी कंट्री का भी, यानी कि एक जज बैठे हैं उनकी खुद की कंट्री का अगर कोई केस आता है, तो ऐसा नहीं कि वो जज अपनी कंट्री का जो है वो सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। न्याय मतलब न्याय। अगर एक कंट्री से अगर कोई जज इलेक्ट होकर आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी कंट्री को भी सपोर्ट ना करें, राइट, क्योंकि उनका काम है न्याय प्रोवाइड कराना, राइट। और ऐसा नहीं है कि सपोर्ट प्रोवाइड कराना कि अपनी कंट्री ने भले ही गलत कर दिया तो भी अपन अपनी कंट्री का ही पक्ष लेंगे, नहीं, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो अनलाइक अदर ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑर्गन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हमें देखने को मिलते हैं, ये कोर्ट जो है गाइज ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट्स के तौर पर नहीं हमें देखने को मिलती। जो मेंबर्स होते हैं इस कोर्ट के, ये इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं, जिनका पहला टास्क जो होता है वो ये होता है कि उन्हें अपनी ड्यूटीज को निभाना है, राइट। और मतलब इस प्रकार से ड्यूटी को निभाना है कि वो इम्पार्शियल हो, मतलब कि किसी भी प्रकार का पक्षपात उन्हें नहीं करना है। जैसे कि हमें हमारे जजेस देखने को मिलते हैं। हमारे जजेस जो है, जैसे कि आप जैसे कल को आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, बात को समझना, या आईपीएस बन जाते हो, ठीक है, आप ऑफिसर बन गए, आपके सामने जो है अगर कोई एक व्यक्ति आया और आरोपी है, वो उसने आरोप किया है और आपको पता है कि आपको पता लग गया कि अरे यार ये तो आरोपी है यार, इसने तो मतलब जुर्म कर दिया है, क्राइम करके आया है ये, तो आप उसको क्या सजा नहीं दोगे? अगर आपको पता लगे कि अरे वो तो आपका दोस्त है या फिर आपका बहुत ही खास है, कोई खास का या खास हो, जैसे होता है ना कई बार आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आप जब इस ऑफिस में जाएंगे तो आपकी बहुत सारी सिफारिशें आपके पास आएंगी, इवन रिश्तेदारों से भी आएंगी कि बचा लो यार। बट आपके क्या काम होगा कि आपको न्याय प्रोवाइड कराना है। क्योंकि देखो, आपने अगर मान के चलो कि आपने उस आरोपी को या उस क्रिमिनल को जो है वो सपोर्ट कर दिया, तो आप ये मान के चलो कि जो विक्टिम है उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसका तो सिस्टम से भरोसा ही उड़ जाएगा। तो ये सब चीजें वैसा सिखाई जाएंगी, बट होते हैं कुछ ऑफिशियल्स वगैरह जो ये सब चीजें जो है वो सीखने के बाद भी समझते नहीं है, और फिर जो हमारी कंट्री के अंदर जो लोग हैं, काफी सारे विक्टिम्स हैं, उनको सहना पड़ता है। बट मुझे पता है कि आप सभी लोग जो है वो कंप्लीट न्याय प्रोवाइड कराने के लिए तैयारी कर रहे हो। अब देखो, ज्यूरिसडिक्शन और फंक्शंस, क्षेत्र अधिकार जो होते हैं, या अधिकार क्षेत्र और कार्य इस कोर्ट के हमें क्या देखने को मिलते हैं? तो टू फोल्ड ज्यूरिसडिक्शन होता है, 2 ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। पहला तो कंट्रीज के बीच में अगर कोई भी इशू है, एक्स कंट्री वाई कंट्री के बीच में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट काम करती है। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गन्स है और स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, वो अगर इसके पास कोई केस सौंपती हैं तो उस पर ही अपनी ओपिनियन देती है, एडवाइस देती है, राय देती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और सिर्फ वही कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर्स होती हैं, राइट, और वो कंट्रीज जो कि इस कोर्ट की पार्टी जो है वो बनती हैं और एक्सेप्ट करती हैं इसके क्षेत्र अधिकार को, इसकी कुछ कंडीशन के साथ, तो वही कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं इसकी प्रोसीडिंग में, या फिर वही कंट्रीज के केसेस जो है वो यहाँ पर सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। और इसका जजमेंट जो होता है वो फाइनल होता है, प्लस बाइंडिंग होता है पार्टीज के ऊपर, राइट, और बिना किसी अपील के बाइंडिंग होता है। जैसे कि अभी आईसीजे ने क्या बोला पाकिस्तान को कि कंसुलर एक्सेस दो और दोबारा से सोच विचार करो, तो उसको अब देखो करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रेशर क्रिएट किया गया आईसीजे की तरफ से, और भी बहुत सारी तरीकों से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया, जो जब जाकर पाकिस्तान ने ये चीज करी है। तो ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर अब आगे की चर्चा करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसके बारे में भी कई बार पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सरकार को कहा है कि इंप्लीमेंट कर दो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इमीडिएटली।
जिससे कि मदद मिल सके बेनिफिशरीज को, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स को, क्योंकि ये स्कीम जो है वो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है वो ली गई थी, राइट, कि उनको जो है वो सब्सिडाइज फूड जो है वो मिल सके कंट्री में कहीं पर भी, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड का यही ऑब्जेक्टिव है कि एक वर्कर कंट्री के किसी एरिया से अगर दूसरे एरिया में जाएंगे तो वहां पर भी उनको जो फेयर प्राइस शॉप जो है, जैसे हम लोग राशन शॉप के नाम से जो है वो जानते हैं, तो राशन शॉप से उनको जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ना हमारा 2013 का, इसके तहत 2 रुपए, 1 रुपए और 3 रुपए पर केजी के हिसाब से इनको ग्रेन्स फूड जो है वो मिल सके, राइट। तो यही चीज हमें देखने को मिलती है, तो उनको कहीं पर भी जो है वो मिल सके कंट्री में किसी भी जगह पर फेयर प्राइस शॉप का या राशन शॉप का बेनिफिट जो है वो उठा सके, अपने राशन कार्ड का बेनिफिट उठा सके, तो इसके लिए ये चीज जो है वो कही है। और अपार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल के अलावा आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली जो है और दूसरी स्टेट जो है गाइस, इन्होंने भी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है, इनका भी इंप्लीमेंट होना बाकी है ये वाला वन नेशन वन राशन कार्ड का। और बैकग्राउंड की बात करें गाइस, तो शीर्ष अदालत प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और दुखों से संबंधित एक सुओ मोटो मामले पर सुनवाई कर रही है, राइट, तो उसी में ही उसने ये चीज जो है वो बताई। और इस स्कीम की बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड इंश्योर करता है कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं, स्पेशली माइग्रेंट्स, तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर फेयर प्राइस शॉप हमें देखने को मिलती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉप जो हमें देखने को मिलती है, तो उसका जो है वो फायदा जो है वो कंट्री के किसी भी कोने से जो है वो उठा सके। अब बेनिफिट्स की बात करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर गरीब जो है उसको वंचित नहीं करना है सब्सिडाइज फूड ग्रेन से। और आपको बता दें कि हमारी कंट्री के अंदर अगर क्वेश्चन बाई चांस आ जाए कि सबसे ज्यादा सरकार किस चीज में सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, तो ये अनाज में सब्सिडी सबसे ज्यादा प्रोवाइड कराती है सरकार, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो फेयर प्राइस शॉप जो हमें देखने को मिलती है, इसमें सब्सिडाइज ग्रेन जो मिलते हैं वो सभी को मिलने चाहिए। फूड सिक्योरिटी जो है वो स्कीम के तहत सभी को लेकर आना है, कोई भी गरीब जो है वो वंचित नहीं होना चाहिए। वो भले ही काम के चक्कर में अगर अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चले आए, क्योंकि अभी तक जो राशन शॉप में हमें देखने को मिलता है या फिर ये जो फेयर प्राइस शॉप जो होते हैं ना, इसमें अभी तक का सिनेरियो मैं आपको बताऊं तो कुछ इस प्रकार का है कि जैसे कि एक व्यक्ति का जो राशन कार्ड बनता है, ठीक है, अब वो राशन कार्ड का एक एरिया होता है कि आप जो है वो इस राशन कार्ड को किस फेयर प्राइस शॉप से जाकर जो है वो कर सकते हो, रिडीम करवा सकते हो या फिर अपने जो ग्रेन जो है वो ले सकते हो, तो वहां पर राशन शॉप के बारे में बता दिया जाता है, राइट। तो वो क्या होता है, वो लिमिटेड कर देता है कि एक व्यक्ति जो है वो कामकाज के लिए अगर बाहर जाता है तो फिर उसके वो खाने के लिए जो है वो तहा तहाँ होना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर वैसी चीज जो है वो नहीं बताई गई कि एक व्यक्ति अगर शिफ्ट होंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस में भी तो भी उनको जो है वो बेनिफिट मिल सके, right. It also removes the chances of anyone holding more than one ration card to avail benefits from different states. तो एक व्यक्ति के पास काफी सारे राशन कार्ड होते हैं, एक से ज्यादा, तो यहाँ पर ये चांसेस भी जो है वो हट जाएंगे कि वो एक से ज्यादा राशन कार्ड का उपयोग जो है वो नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये सब बेनिफिट जो है वो मिलने लगेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अब देखो, अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पूरी चीज रिवाइज की जाएंगी, यानी कि जितने भी जो हमने कार्ड्स वगैरह इशू किए हैं, बनाए हैं, तो वो फिर से उसको चेक किए जाएंगे, तो वो पूरी चीज ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगी, जितने भी घोटाले चल रहे हैं तो वो भी जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो ये योजना लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करती है, यानी कि जो बेनिफिशियरी है उनको फ्रीडम जो है वो मिलती है, क्योंकि इसके तहत वे किसी एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दुकान से बंधे नहीं होंगे, मतलब कि फेयर प्राइस शॉप जैसे हम लोग बोलते हैं, तो इससे ये बंधे नहीं होंगे और दुकान मालिक पर इनकी निर्भरता भी कम होगी। अब देखो, आपने मेरे ख्याल से एक पिक्चर देखी होगी या आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, आपको पता भी होगा कि एक मूवी है इनकी थी, इरफान खान की मूवी थी हिंदी मीडियम, राइट। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से वो वाइफ जो होती है उनकी, इरफान खान की, वो किस प्रकार से जो है वो मिट्ठू बोलता है ना उसको, तो वो किस प्रकार से जो है वो लड़ बैठती है राशन शॉप के सामने, और राशन शॉप का मालिक जो होता है वो तुरंत जो है वो दुकान बंद कर देता है, फिर पूरे जो गरीब लोग जो होते हैं परेशान होने लगते हैं, राइट। तो ऐसा होता है कई बार, क्या करते हैं कि ये दुकानदार जो होते हैं, मतलब दुकानदार नहीं कहोगे आप इनको, ये मतलब एजेंसी होते हैं, सरकारी एजेंसी होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है फेयर प्राइस शॉप के अंदर, तो ये भी कई बार घोटाला करते हैं। और वो एक दिन का सीएम वाली पिक्चर थी ना अनिल कपूर की, तो उसमें भी इस प्रकार से चीज दिखाया गया था कि कैसे ये मतलब फेयर प्राइस शॉप वाले, राशन शॉप वाले जो दुकानदार होते हैं वो किस प्रकार से घोटाले करते हैं, है ना। तो ये सब घोटाला भी जो होगा वो बंद हो जाएगा, राइट। और इस योजना को लागू होने पर पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम संबंधी भ्रष्टाचार, वही जो करप्शन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो ऐसे मामले भी जो है वो कम हो जाएंगे, राइट। तो वो चीज हमें देखने को मिलेगी। अब वन नेशन वन राशन कार्ड का मानक प्रारूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अगर हम लोग इसकी बात करें तो नेशनल पोर्टेबिलिटी इसकी हमें देखने को मिल रही है। नेशन में कहीं पर भी किसी भी जगह जाकर एक व्यक्ति जो है वो राशन कार्ड के थ्रू जो है वो ग्रेन्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को यह भी कहा गया है कि राशन कार्ड इशू करो
बायलिंगुअल फॉर्मेट में, जिसमें एक तो लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए जिस स्टेट के अंदर वो राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और दूसरी लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश रख दो आप, राइट। तो ये चीज कही गई, और स्टेट को यह भी कहा गया कि 10 डिजिट का स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर होना चाहिए, जिसमें पहले 2 डिजिट जो होने चाहिए वो स्टेट कोड के होने चाहिए, नेक्स्ट 2 डिजिट जो होने चाहिए वो राशन कार्ड नंबर के हमें देखने को मिलने चाहिए। तो इससे क्या हुआ, इससे ऑथेंटिसिटी भी हमें देखने को मिलेगी, डुप्लीकेशन कम हो जाएगा, और दूसरी बात, इन राशन कार्ड नंबर से रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा सकता है। और बिसाइड दिस अ सेट ऑफ अनदर 2 डिजिट, यानी कि ये 2 डिजिट भी और इसके अंदर शामिल करने हैं जो राशन कार्ड नंबर में अपीयर होंगे, और ये यूनिक मेंबर की आईडी भी क्रिएट करेंगे। वही चीज तो मैंने आपको बताई कि जिसके थ्रू रिकॉर्ड्स जो है वो ट्रैक किए जा सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजों में भी फायदा जो है वो मिलेगा बेटर तरीके से रिकॉर्ड बनाने में। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, काफी डिटेल में हमने पढ़ा इसके बारे में। अब बात करेंगे पेपर 3 के टॉपिक्स की। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आइए इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो एनएसजी हमारी कंट्री के अंदर काउंटर टेररिज्म यूनिट हमें देखने को मिलती है, टेररिस्ट से लड़ने के लिए यूनिट है एनएसजी हमारी, और फॉर्मल तौर पर इसे 1986 में लाया गया था और एक कानून के तहत लाया गया था। ये कानून है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। तो पार्लियामेंट ने ये कानून जो है वो पास किया था और उसके तहत ये एनएसजी जो है वो हमें देखने को मिली। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं ये, और इनको टास्क दिया जाता है और उसके तहत ये कार्य करती हैं, राइट, एनएसजी। तो ये वाली चीज आपको इनके बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इट इज कंसिडर्ड अ फेडरल कंटिजेंसी फोर्स। तो फेडरल कंटिजेंसी फोर्स जो है वो इन्हें कंसिडर किया जाता है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना, फेडरल सिस्टम जो होता है, या फिर मेनली तौर पर आप सेंट्रल कह सकते हो कि सेंट्रल कंटिजेंसी फोर्स, इमरजेंसी फोर्स ये हमें देखने को मिलती है, जिन्हें स्पेसिफिक टास्क जो है वो दिया जाता है कि हर प्रकार के टेररिज्म को इंडिया से जो है वो हटाना है और उसे हैंडल करना है। तो उसके टास्क इनको दिए जाते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार जो है वो इन्हें किसी भी स्टेट के अंदर अपॉइंट कर सकती है जहां पर लगता है कि अरे ये खतरा हो गया एकदम से, मतलब कि टेररिस्ट का खतरा आ गया एकदम से, या किसी भी प्रकार का टेररिज्म का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, तो एनएसजी को तुरंत वहां पर तैनात कर दिया जाता है। इन्हें ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। आपने वो पिक्चर देखी होगी, ये अभी जो आई थी ना नाना पाटेकर की, मतलब 2008 के जो मुंबई टेरर अटैक जो था ना, उसके ऊपर बेस्ड हमें देखने को मिली थी, याद आ रहा होगा आपको। तो उस मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि आखिरी में कैसे ब्लैक कैट्स आती हैं, एनएसजी आती हैं, राइट, और वो पूरे मामले को जो है वो तुरंत वो कर लेती हैं, मतलब वो कर लेती हैं, कंट्रोल में कर लेती हैं। तो बहुत ट्रेंड इनके ऑफिशियल्स होते हैं। तो ब्लैक यूनिफॉर्म उनकी होती है, और ब्लैक कैट इंसिग्निया जो है, यानी कि ये जो है वो उनकी यूनिफॉर्म में भी बना होता है, ब्लैक कैट, राइट। इसका चिन्ह जो है वो उनकी यूनिफॉर्म में भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ब्लैक कैट्स भी इनको कहा जाता है। तो ये अलग चीज है, कुछ एनएसजी से रिलेटेड ध्यान में रखना। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि हेरिटेज ट्री के प्रोटेक्शन के लिए ये कुछ अमेंड करेंगे, राइट। तो ये इनका महाराष्ट्र सरकार का प्रपोजल हमें देखने को मिल रहा है। इन्होंने बोला कि अमेंड करो महाराष्ट्र अर्बन एरियाज प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1975 को, राइट। धरोहर वृक्षों या हेरिटेज ट्रीज जो हैं इनके संरक्षण हेतु प्रावधान लागू करने के लिए महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र वृक्ष सुरक्षा एवं संरक्षण अधिनियम 1975, इसमें संशोधन का प्रस्ताव जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। तो देखो हेरिटेज ट्रीज क्या होते हैं, पहले तो ये आप जानो। धरोहर वृक्ष जिसे हम लोग बोलते हैं, ये क्या होते हैं? तो ऐसे पेड़ जिनकी एस्टीमेट एज 50 साल या उससे ऊपर की होती है, उन्हें डिफाइन करना है हेरिटेज ट्री के तौर पर। मेरे ख्याल से इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी, अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया, राइट। इसी प्रकार की एक आर्टिकल को हमने डिस्कस किया था। और इट में बिलोंग टू स्पेसिफिक स्पीसीज, वो स्पेसिफिक स्पीसीज के भी हो सकते हैं, और उन्हें नोटिफाई किया जाएगा समय समय पर, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे करेक्ट कर लेना, हरियाणा भी कुछ इसी प्रकार से लेकर आई है। 75 साल उसने रखा है कि जो भी पेड़ 75 साल या उससे ऊपर के हैं, उससे ज्यादा के हैं, तो उन पेड़ों को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है, राइट। तो ये चीज हरियाणा अभी कुछ समय पहले लेकर आई थी, मैंने आपको शायद पढ़ाया भी है। आपको याद है तो बताना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि वो हरियाणा ही है या फिर कोई और दूसरी स्टेट है, ठीक है। मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूं तो। वैसे तो आई एम डैम श्योर कि वो हरियाणा ही है। तो ये कंसेप्ट जो हेरिटेज ट्री का जो इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो क्यों किया गया है इसकी हम बात करते हैं। तो हेरिटेज ट्री जो है गाइस, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है। कंपनसेशन प्लांटेशन की बात करें गाइस, तो कोई भी व्यक्ति अगर हेरिटेज ट्री को काटता है, उसको काटने के लिए सेम नंबर्स ट्री की एज के, अब देखो जैसे कि अगर पेड़ 80 साल का हो गया तो उसे 80 पेड़ जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो देखो ये इस प्रकार का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए हैं, राइट। और ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्लांट करेगी तो उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो प्लांटेशन है, वो पेड़ है, वो 7 साल तक सरवाइव हो, मतलब कि वो पेड़ 7 साल तक जिए कम से कम, ये उसे इंश्योर करना पड़ेगा।
और उसमें उसे जियो टैग भी जो है वो लगाना पड़ेगा, जिससे कि तुरंत इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल मतलब स्टिक सिनेरियो में जो है वो रियल टाइम बेसिस पर जो है वो मिल सके अथॉरिटीज को। और इन केस कंपनसेटरी प्लांटेशन, यानी कि वो प्लांटेशन जो है वो अगर पॉसिबल नहीं हो पाता, पेड़ वो सामने वाला व्यक्ति नहीं लगा पा रहा, तो जो पेड़ गिराए गए हैं उस पर उसे कंपनसेशन उसकी पेड़ की इकोनॉमिक वैल्यूएशन के आधार पर पे करना होगा कि जितना उसने पेड़ गिराया तो वो पेड़ जो है वो उस कितना कंट्रीब्यूट होता है उस पेड़ का सोसाइटी में, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू निकाली जाएगी और उस आधार पर सामने वाले व्यक्ति को जो है वो कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। और ट्री अथॉरिटी की बात करें गाइस, तो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ट्री अथॉरिटीज को बनाया जाएगा लोकल सिविक बॉडीज में और काउंसिल्स में, जो कि पूरा डिसीजन लेंगी पेड़ों को बचाने के लिए, यानी कि एक अलग डिपार्टमेंट अथॉरिटी बना दी जाएगी जो कि पेड़ों को बचाने पर डिसीजन जो है वो लेगी, पेड़ों के प्रोटेक्शन के लिए डिसीजन लेगी। और इंश्योर किया जाएगा कि ट्री सेंसस जो है वो हर 5 सालों में लेकर आना है, जिसमें पूरे ट्रीज जो है हेरिटेज ट्री, यानी कि जो भी पेड़ 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो उनकी काउंटिंग की जाएगी और कितने पेड़ हैं उसका एक सेंसस जो है वो रिकॉर्ड जो है वो निकाला जाएगा। ट्री अथॉरिटी को टास्क दिया जाएगा कि वो ट्री कवर को महाराष्ट्र का शहरी एरिया जो है वहां पर इंक्रीज करें, ज्यादा से ज्यादा ट्री कवर्स लगाएं और प्रोटेक्ट करें ऑलरेडी जो ट्रीज मौजूद हैं उनको। और प्रपोजल रखा गया है टू कट मोर देन 200 ट्रीज ऑफ एज 5 years और मोर विल बी रिफर टू द स्टेट ट्री अथॉरिटी। तो अगर 200 पेड़ से ज्यादा पेड़ अगर काटे जा रहे हैं और ये पेड़ की उम्र अगर 5 साल या उससे ज्यादा की है, तो बताया गया है कि ये पूरे मामले को जो है वो स्टेट ट्री अथॉरिटी, महाराष्ट्र ट्री अथॉरिटी को जो है वो रेफर किया जाएगा और फिर वो डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, राइट। तो उनका डिसीजन जो होगा वो फिर बाइंडिंग भी होगा। तो इस प्रकार से जो है महाराष्ट्र प्लान कर रही है कि कैसे वहां के पेड़ों को बचाना है, राइट। तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए इस प्रकार के अमेंडमेंट के बारे में, जो कि मुझे तो काफी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एनविजन मिशन के बारे में, जो कि वीनस का। आप देखो गाइस, लगातार काफी सारे मिशन हम लोग को वीनस के लगातार देखने को मिल रहे हैं, तो वीनस के बारे में तो एक अच्छी जानकारी आपको रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि इसने सेलेक्ट किया है एनविजन को इसके नेक्स्ट ऑर्बिटर के लिए, जो कि वीनस का चक्कर लगाएगा। और 2030 में बताया जा रहा है कि वीनस का चक्कर लगाने के लिए इन्होंने सेलेक्ट कर लिया अपने ऑर्बिटर को, जो वीनस प्लैनेट का चक्कर लगाएगा। एनविजन जो है गाइस वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, जिसमें हम लोग को नासा का कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिल रहा है। और इसे लॉन्च किया जाएगा एरियन 6 रॉकेट से। ये स्पेसक्राफ्ट जो है गाइस ये लगभग 15 महीने लगाएगा वीनस तक पहुंचने में, और फिर बताया जा रहा है कि 16 और महीने लगाएगा उसके ऑर्बिटर सर्कुलेशन पे मैच करने में, मतलब कि उसके वीनस का जो ऑर्बिट है उसको मैच करने में जो है वो 16 महीने इसको और लगेंगे, राइट। तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिल रही है। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? वीनस के एटमॉस्फेयर को और उसके सरफेस को स्टडी करना, राइट, मॉनिटर करना कि कौन सी गैसेस उसके एटमॉस्फेयर में है, और एनालाइज करना उसके सरफेस का कंपोजिशन की वीनस का जो सरफेस है वो किन चीजों से बना है। और एक रडार जो है गाइस ये नासा प्रोवाइड करा रहा है, जो कि मतलब मैपिंग प्रोवाइड कराएगा, यानी कि वीनस का मैप निकालेगा, उसकी फोटो जो है वो खींचेगा उसके सरफेस की। तो ये चीज इस मिशन के अंदर हमें देखने को मिल रही है। दूसरे और कौन से मिशन जो है वो वीनस के हमें देखने को मिल रहे हैं, तो नासा ने रिसेंटली सिलेक्ट किए हैं अपने 2 मिशन वीनस के, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, दा विंसी प्लस और वेरिटास। इससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन हम लोग को वीनस का देखने को मिलता है, वो है वीनस एक्सप्रेस। 2005 से 2014 का ये मिशन था, जिसने फोकस किया था एटमॉस्फेरिक रिसर्च के ऊपर, मतलब वीनस का एटमॉस्फेयर के ऊपर फोकस किया गया था, और वॉल्केनिक हॉटस्पॉट को पॉइंट आउट करने पर फोकस किया गया था कि वीनस के सरफेस में कहाँ कहाँ पर वॉल्केनोस हैं, तो उसको ढूंढने के लिए ये मिशन जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हमें देखने को मिला था। पहला स्पेसक्राफ्ट जो वीनस पर गया था गाइस ये सोवियत यूनियन का वेनेरा सीरीज का स्पेसक्राफ्ट गया था। फिर नासा का मैगेलन मिशन हमें देखने को मिला था, जो कि वीनस की स्टडी करने के लिए गया था, और ये जो मिशन थे ये 1990 से 1994 के बीच के हमें देखने को मिले थे। अभी तक जापान का अकत्सुकी मिशन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ऑर्बिट कर रहा है वीनस के और स्टडी कर रहा है वीनस को, राइट, एट प्रेजेंट। और रीजन जो है गाइज आज की डेट में वीनस प्लैनेट के ऊपर इतनी सारी स्टडी जो है वो हो रही है, उसके पीछे का क्या रीजन है? पहला सबसे बड़ा रीजन तो हम इसको वीनस को ट्विन सिस्टर कहते हैं, मतलब कि धरती की ट्विन सिस्टर, धरती की बहन है, जुड़वा बहन है ये, है ना। तो ये सब चीजें आप याद रखो, क्योंकि अब ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि वीनस से रिलेटेड क्वेश्चन बनने के 99% चांसेस, और जहां पर मैं 99% बोलता हूं वहां पर मतलब कि बहुत ही ज्यादा चांसेस मान के चलो, और वैसे तो मैं तो 100% ही कह रहा हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कि बहुत सारी न्यूज हम लोग को वीनस से रिलेटेड और बहुत सारे मिशन वीनस से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो देखो ये धरती के साइज के लगभग बराबर ही है, मास भी धरती का और वीनस का सेम है, डेंसिटी भी सेम है, टेक्सचर की बात करें वो भी सेम है, ग्रेविटी भी लगभग सेम हम लोग को नजर आती है। दोनों प्लैनेट्स को माना जाता है कि ये उसी सेम समय पर बने थे जिस समय पर डेंस क्लाउड 5 बिलियन ईयर्स अगो जो हमें देखने को मिला था ना, तो उसी समय पर बने थे। तो मतलब कि इनका जो ओरिजिन है वो सिमिलर है, राइट, कि जिस समय धरती बनी थी उस समय यही बना था। तो इसको अगर हम स्टडी करेंगे तो धरती को और बेटर तरीके से स्टडी करने में मदद मिलेगी। और वीनस जो है गाइस वो धरती के कंपैरिजन में सन के काफी ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब यह है कि इसके पास काफी ज्यादा सन सोलार फ्लक्स, जैसे हम कहते हैं कि सन की जो एनर्जी है या रेडिएशन है या टेम्परेचर है, काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर अचीव रिसीव होता है। क्योंकि आप पता है मरकुरी, वीनस, अर्थ, आप जानते हैं कि मरकुरी के बाद आता है वीनस, तो इसलिए ये सन के जो है वो नजदीक है, तो सन के रेडिएशन काफी ज्यादा इस तक जो है वो पहुंचते हैं। और इवन एक फैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि वीनस जो है वो सोलार सिस्टम के अंदर सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। जैसे कि होता है ना कि लोग बाग कंफ्यूज करके लिख देंगे कि अरे मरकुरी सबसे हॉटेस्ट है, नहीं, वीनस है। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज की डेट में देखो धरती के ऊपर क्या हो रहा है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड की परत जो है वो बन गई है कि सोलार की एनर्जी अंदर आती है और फिर वो बाहर नहीं ट्रैप हो जाती है, और इसके कारण यहाँ पर हीट जो है वो बहुत ज्यादा बन जाती है। तो वीनस में भी ये सेम चीज कही जाती है कि वीनस के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि वीनस प्लैनेट के ऊपर भी पूरा जो है वो हम लोग को थिक क्लाउड जो है वो देखने को मिल रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, और जिसके कारण से हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी इसके अंदर हो गई है। तो देखो आज की एक और इस स्टडी का एक और कारण ये भी है कि हमारे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत तेजी से हो रहा है, वीनस में ऑलरेडी हो चुका था, जिसके कारण से वीनस इतनी ज्यादा गर्म हो गई। तो उस प्लैनेट को स्टडी करने का सादा सादा मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज जो हमें देखने को मिल रहा है उसके कारण जो स्थिति खराब हो रही है, तो और स्थिति किस प्रकार से धीरे धीरे करके खराब हो सकती है उसका भी आकलन करना, अगर हमने कंट्रोल नहीं किया क्लाइमेट चेंज को, तो उसके लिए भी हम लोग वीनस को स्टडी कर रहे हैं। बात को समझे आप? तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और ऐसे मिशन से साइंटिस्ट जो है वो उनको किन किन क्वेश्चंस का जवाब मिल सकेगा, तो व्हाट हिस्ट्री डिड विद वीनस, मतलब वीनस में हिस्ट्री के साथ क्या हुआ ऐसा, तो उसको स्टडी करके हम लोग अपनी धरती के मतलब फ्यूचर में, वही चीज मैं आपको समझा रहा था कि किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट जो है वो आने वाले समय में धरती पर हो सकता है, तो उसका विजन जो है वो हमें मिल सकेगा वीनस को बेटर तरीके से स्टडी करके। इज वीनस स्टिल जियोलॉजिकली एक्टिव, क्या वीनस जो है वो अभी भी जियोलॉजिकली एक्टिव है? तो देखो ये क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि इसके अंदर क्या लाइफ मेंशन है कि नहीं, मतलब कि क्या वहां पर जीवन संभव है कि नहीं, तो ये भी एक बार स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखो कुछ ऐसी थ्योरी भी चलती हैं कि क्या पता शायद पहले के समय पर लाइफ एग्जिस्ट हुआ करती थी वीनस के अंदर, और ह्यूमंस ने जैसे कि आज की डेट में धरती के अंदर तबाही मचा के रखी है, क्लाइमेट चेंज जो हो गया है, वैसे ही हो सकता है कि वीनस में भी लोग हुआ करते होंगे, उन्होंने तबाही मचा दी होगी, और उसके बाद फिर लोगों को कोई और दूसरा प्लैनेट मिल गया होगा, हैबिटेबल प्लैनेट, क्योंकि ये वाली थ्योरी भी बोलते हैं ना एलियंस की थ्योरी, तो ये भी क्वाइट पॉसिबल कि ये वाली चीज जो है वो लिंक हो सकती है। तो इन सब चीजों के क्वेश्चंस को भी ढूंढने के लिए जो है वो लाइफ एग्जिस्ट होती थी क्या, और उसके बाद होती होगी तो वहां के ह्यूमंस कहाँ गए। जैसे कि आज की डेट में देखो इलॉन मस्क जो है वो कोशिश कर रहा है कि मार्स को हैबिटेबल बनाया जा सके जहां पर ह्यूमंस रह सकें, राइट। क्वाइट पॉसिबल हो सकता हो कि वहां पर भी कोई इलॉन मस्क ऐसे ही पैदा हुआ हो और उसने पूरी स्थिति चेंज कर दी हो। जैसे कि कई बार हम लोग को देखने को मिले हैं काफी सारे ऐसे केसेस, काफी सारी ऐसी चीजें एलियन से रिलेटेड। कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट ने लिखा था जब मैंने इसी चीज पर बात करी थी कि सर जैसे कि जब खुफिया एजेंसीज को ऑलरेडी पता है तो फिर वो लोगों को क्यों नहीं बता रही है एलियंस के बारे में। तो देखो क्या होता है गाइस कि बहुत सारी चीजें जो होती है वो आम जनता एकदम से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाती, राइट। और बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, कोई भी चीज का खुलासा करने से पहले बहुत सारी चीजों को स्टडी करना पड़ता है कि वो ह्यूमंस उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कहीं उनको फिर खतरा ना हो जाए एलियंस को, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि अब देखो मेरी बात आपको बड़ी अजीब भी लगेगी, बट देखो मैंने काफी सारी चीजों से स्टडी से, इवन ना ही सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ या चैनल्स वगैरह की, और ना ही फेक स्टोरीज की बात कर रहा हूँ, काफी कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी सामने आए हैं, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे, जिसमें ऑफिशियल अथॉरिटीज जो नासा की हैं उन्होंने तक खुलासा करके रखा है कि उन्होंने खुद ने जो है वो एलियंस के साथ जो है वो कांटेक्ट किया था, और इवन कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया है, राइट। क्योंकि उनके पास बोलते हैं ना एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे आप जानते हैं कि वो उनके पास इवन ये भी टेक्नोलॉजी भी है कि वो डिसअपियर हो जाते हैं एकदम, जो कि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है आज की डेट में। और आज की डेट में देखो किसी ने क्या कभी सोचा था कि इस प्रकार से एक इंडिविजुअल जो है वो लैपटॉप पर स्टडी कर सकता होगा आज से करीब 200 साल पहले, राइट। किसी ने इंटरनेट के बारे में सोचा होगा क्या कि कितना तेज इंटरनेट चल सकता है? किसी ने सोचा था क्या कि किस प्रकार से डिवाइस वगैरह जो है वो घूम सकती है, मतलब कि आप रिमोटली डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं सोचा था, राइट।
अब वैसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, क्या पता कि ह्यूमंस ने जो पहले ह्यूमंस का हैबिटेशन हुआ करता था, क्योंकि हमारे पास सैकड़ों गैलेक्सी हैं और हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मतलब हैबिटेबल एक जगह हो। क्योंकि देखो मेरा तो बिलीव है कि एक दुनिया अगर आज की डेट में यहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो कहीं ना कहीं इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और दूसरी दुनिया भी होगी ही होगी, राइट। और हो सकता हो कि उनका प्लैनेट जो है जैसे वीनस हुआ होगा, तबाह हो गया होगा, उन्होंने दूसरा प्लैनेट ढूंढ लिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और टेक्नोलॉजी जैसे हम देखते हैं ना, हमने अक्सर देखा है कि एक बड़ा यूएफओ होता है जिसके अंदर एलियंस बैठ कर आते हैं, राइट। तो ये चीज हम देखते ही हैं। तो हमारे यहाँ पे भी तो प्लेन्स हैं, एरोप्लेन है हमारे यहाँ भी स्पेस क्राफ्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने भी तो ये डेवलप किया ना, उन्होंने और ज्यादा एडवांस डेवलप कर लिया होगा क्योंकि वो और पहले से होंगे इस धरती के अंदर, राइट। या धरती कह रहा हूं मैं, मतलब इस ब्रह्मांड में। तो हो सकती है, पॉसिबिलिटी हर प्रकार की हो सकती है और इसके एविडेंसेस भी बहुत बार मिले हैं। तो मैं तो इस चीज को नकारता नहीं हूं और मुझे तो मतलब इंटरेस्ट भी है ये सब चीजों में। कभी अपन और एलियंस के बारे में कभी और दूसरे इसमें बात करेंगे। अभी चलो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये भी लेसन हम लोग को सीखना है कि किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ इस प्रकार के टेरिस्टेरियल प्लैनेट्स का इन जनरल तौर पर, कि किस प्रकार से धरती जो है उसकी डिस्कवरी हुई और कैसे ये बनी। तो ये सब चीजों की खोज जो है वो करनी है, राइट। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए वीनस की स्टडी की जा रही है। वीनस की बात करें गाइस तो धरती की तरह ही हम लोग को देखने को मिलती है। वीनस सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। जो कि आप जैसे कि मून को देखते हो ना आप, धरती से आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही दूसरे नंबर पर जो चमकता हुआ ऑब्जेक्ट जो स्काई पर देखने को मिलता है वो है वीनस। और यहां पर हमें देखने को मिलता है कि ये इतना ब्राइट इसलिए भी दिखता है क्योंकि इसके ऊपर थिक क्लाउड कवर है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, स्कैटर करता है। तो इसके क्लाउड कवर के कारण ही ये जो है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए सन के बाद एक प्लैनेट को छोड़कर, मरकुरी को छोड़कर दूसरे नंबर पर आ जाता है ये वीनस। आप जानते हैं इसके बारे में। और धरती के ट्विन जो है वो इसे कहा जाता है, इसके साइज के कारण, मास के कारण, ये सब चीजों के कारण जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी। अब देखो वीनस जो है वो धरती से किस प्रकार अलग है। तो एक तो वीनस का एटमॉस्फेयर काफी थिक हम लोग को देखने को मिलता है जिसके कारण हीट जो है वो ट्रैप कर लेता है। तो हॉटेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम में से कहते हैं। डिस्पाइट कमिंग आफ्टर मरकुरी, मतलब कि मरकुरी सन के नजदीक है उसके बावजूद वीनस सबसे हॉटेस्ट है। कोई चीज लोग कंफ्यूज होते हैं, मरकुरी मार्क करते हैं, आप वीनस मार्क करेंगे क्योंकि आप मेरी क्लास ले रहे हैं। आगे की चर्चा करते हैं। सरफेस टेम्परेचर जो वीनस का है वो कितना ज्यादा है मैं आपको बताता हूं कि इवन लेड जो होता है ना, लेड सीसा, ये तक पिघल जाता है वहां पर। आप लेड को लेकर चले आओ वो तक पिघल जाएगा। मतलब कि इसका टेम्परेचर 471 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, इतना गर्म है ये। तो आप सोच सकते हो कि कितना टेम्परेचर इसका हाई होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इतने हाई टेम्परेचर में कहां से जीवन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है काफी सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटेंट होती जा रही हैं, राइट। और वीनस जो है गाइस वो दूसरे ग्रहों के मुकाबले उल्टा घूमता है, राइट। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो धरती जो होती है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो घूमती है, यहां पर ईस्ट टू वेस्ट जो है ये घूमता है। आप क्या मुझे बताएंगे कि वीनस के अलावा और कौन सा प्लैनेट है इकलौता जो कि जो है वो आज जो जितने भी प्लैनेट जो घूम रहे होते हैं वो हमें देखने को मिलता है कि वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। तो ईस्ट टू वेस्ट घूमने वाले कितने प्लैनेट हम लोग को नजर आते हैं, बताओ जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, वीनस के अलावा। और वीनस जो है गाइस इसके पास कोई भी मून नहीं है, कोई भी चांद नहीं है, ना ही इसके पास कोई रिंग हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं वीनस से रिलेटेड जिसके बारे में एक आपको अच्छी जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। और इस मिशन के बारे में हमने जाना। अब गाइस बात करेंगे फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में। तो देखो अंतरिक्ष पे कुछ ऐसे रेडियो का बर्स्ट हम लोग को नजर आया है, रेडियो का ऐसा हम लोग को सिग्नल्स कुछ ऐसे देखने को मिले हैं अंतरिक्ष पर, राइट, जिसमें रेडियो वेव्स जो हो रही हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं और स्कैटर हो जाती हैं अंतरिक्ष में। और ये बहुत ही मिली सेकेंड्स के लिए ये इवेंट जो है वो देखने को मिलता है जो कि रिकॉर्ड किया गया। और अभी हम लोगों ने इसका एक कैटलॉग जो है वो तैयार किया है, फास्ट रेडियो बर्स्ट का एक कैटलॉग। मतलब कि एक हम लोगों ने डेटा जो है वो अभी तक जितने भी अंतरिक्ष में ये फास्ट रेडियो बर्स्ट रिकॉर्ड किए गए हैं तो उसको हमारे पुणे की टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, इन्होंने जो है, इनके रिसर्चर्स ने जो है वो इसका एक कैटलॉग बनाया है, असेंबल किया है लार्जेस्ट कलेक्शन फास्ट रेडियो बर्स्ट के। अभी तक जितने भी फास्ट रेडियो बर्स्ट हुए हैं तो उसका हम लोगों ने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया है, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाले जो रेडियो बर्स्ट जो है उसकी स्टडी जो है वो की जा सके पहले जो रेडियो बर्स्ट हुए थे उसको देखते हुए, राइट। और डेटा जो है ये लिया गया है चाइम से, कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट, ये इसका एक टेलीस्कोप है, इसने ये रिकॉर्ड किया था तो इसने ये डेटा बताया, राइट, फास्ट रेडियो बर्स्ट का। तो इसी के डेटा को हम लोगों ने एक रिकॉर्ड जो है वो बना के रखा है इसके डेटा का। अब 2020 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, इन्होंने पहली बार फास्ट रेडियो बर्स्ट को स्पॉट किया था मिल्की वे गैलेक्सी में। हमारी गैलेक्सी के अंदर पहली बार रिकॉर्ड किया गया। वैसे इसके रिकॉर्ड 2007 से मिलना हम लोग को शुरू हो गए थे।
फास्ट रेडियो बर्स्ट होते क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो रेडियो वेव्स जो होती है ना गाइस, रेडियो की तरंगे जो होती हैं, तो उनमें एकदम से विस्फोट होता है, एक ब्राइट बर्स्ट होता है, एक चमकदार विस्फोट हम लोग को रेडियो तरंगों का देखने को मिलता है। और ये प्रोड्यूस होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। जैसे कि अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग को इसमें स्पेस में देखने को मिलते हैं, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही चेंज आता है वैसे ही ये बर्स्ट जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। और इसका जो बर्स्ट होता है वो बहुत ही मिली सेकेंड स्केल का हम लोग को देखने को मिलता है, और उसको डिटेक्ट करना इसी वजह से काफी डिफिकल्ट होता है। और इसकी पोजीशन स्काई में कहां पर है उसको भी निर्धारित करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये रेडियो बर्स्ट क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, किस वजह से हो रहे हैं, वो भी आज की डेट में भी इवन अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी एक मिस्ट्री ही हमें देखने को मिलती है कि क्यों ऐसे बर्स्ट देखने को मिलते हैं। आप देखो, अब पता नहीं क्यों फिर से एक विचार एलियन को लेकर आया है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको बताया गया कि हम लोग जो है वो वेरियस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो रेडियो वेव्स के आधार पर हमें देखने को मिलती है। रिमोट टेक्नोलॉजी है ना, इसमें रेडियो वेव्स का ही उपयोग किया जाता है। तो अब ये सब जो टेक्नोलॉजी जो हमारी धरती के ऊपर है, और स्पेस में भी जब इस प्रकार की सिग्नल्स मिलते हैं, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के, जैसे कि उनमें से एक सिग्नल जो है वो रेडियो बर्स्ट का हम लोग को नजर आ रहा है, फास्ट रेडियो बर्स्ट का, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कोई और भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करते होंगे, और इस प्रकार की वेव्स जो है वो धरती की तरफ जब आती होंगी तब इसमें बर्स्ट जब होता होगा तब रिकॉर्ड हो जाती होंगी। तो ये सब चीजें भी हैं, और मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें जो है वो काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्चर का भी मानना है। तो एक थ्योरी जो है वो इसके ऊपर भी आधारित हमें देखने को मिलती है कि क्या कहीं और यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है क्या, और क्या पता ये लाइफ जो एग्जिस्ट करती है उसके ये सिग्नल्स हम लोग को रेडियो वेव्स के देखने को मिलते हो जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो पहली बार जैसे मैंने आपको बताया कि 2007 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। इसकी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लक्षण जो इसके परिभाषित हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो ये है कि ये बर्स्ट कब होता है, जब हम देखते हैं कि कोई भी रेडियो वेव का जब स्पेक्ट्रम है, राइट, रेडियो वेव्स जो भी हैं जब वो आ रही होती हैं और उस दौरान अगर किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी में कोई इशू होता है, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैच करती है, तब हम लोग को एक स्पार्क, एक बर्स्ट जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो वो इसकी वजह है ये डिस्पर्जन की या स्कैटरिंग की या सेपरेशन की इन रेडियो वेव्स की, तो उसी के कारण ये बर्स्ट जो है वो मौजूद होते हैं, राइट। और ये ट्रैवल करते हैं मैटर के थ्रू, राइट, और स्प्रेड आउट होते हैं, डिस्पर्स होते हैं जब भी ये बर्स्ट होता है हायर रेडियो फ्रीक्वेंसी में, जो कि टेलीस्कोप के तौर से हम लोग को नजर आता है। लो फ्रीक्वेंसी में जो टेलीस्कोप को हम लोग पहले देखते थे ना, तो उसी पर ही ये इस प्रकार के जब बर्स्ट होते थे, तो ये एक प्रकार का आप कह सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कई बार हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि जब दो फ्रीक्वेंसी जब आपस में जब मैच होती है, तो एक स्पार्किंग जो होती है ना, ये उसी प्रकार का है। दो फ्रीक्वेंसी जब आपस में मैच कर जाती हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है रेडियो वेव्स के साथ जब मैच होती है या जब उससे इंटरसेक्ट करती है, तब हम लोग को इस प्रकार का बर्स्ट या इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है कि रेडियो वेव्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं या स्प्रेड आउट होते हैं, या डिस्पर्जन उसका हम लोग को यूनिवर्स में देखने को मिलता है। और डिस्पर्जन जो है, यानी कि ये सेपरेशन या स्प्रेड आउट आप कह सकते हो रेडियो वेव्स का, तो ये किस कारण होते हैं, जब सिग्नल डिग्रेड होते हैं, जब सिग्नल जो होते हैं वो वीक होते हैं। और स्पेशली ये कब होता है, जब सिग्नल लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब बहुत दूर दराज के सिग्नल जो होते हैं जब जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब उस समय हमें देखने को मिलता है कि ये सिग्नल जो होते हैं वीक होते हैं, और दूसरे ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब ये इंटरसेक्ट करते हैं, तब इस प्रकार का स्पार्क या इस प्रकार का बर्स्ट, विस्फोट हम लोग को रेडियो वेव्स में देखने को मिलता है। और ये डिस्पर्जन जो होते हैं वो अलाउ करते हैं रिसर्चर को ये समझने के लिए कि दो इंपॉर्टेंट चीजों को, एक तो इन डिस्पर्जन को जो है वो मेजर किया जा सकता है, यानी कि इनको मापने में मदद मिलती है कि किस प्रकार से रेडियो बर्स्ट जो है वो धरती पर जो ट्रैवल करते हैं, और उसको कैसे जो है वो हम लोग नाप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। तो ये फास्ट रेडियो बर्स्ट के थ्रू मेजर किया जा सकता है। और इनडायरेक्टली हम लोग निर्धारित कर सकते हैं दूर दराज में मौजूद जो चीज, आप देखो कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट से ही तो टकराकर कोई वेव जो है वो रिलीज होगी, राइट। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट से टकराकर जब वेव जो वापस आती है, तब उस समय जो ये टकराहट होती है, तो उसके कारण भी स्पार्किंग हो सकती है, उसके कारण भी हम देखने को मिल सकता है कि ये रेडियो वेव जो हो सकते हैं वो डिस्पर्स हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट दूर दराज में है, तो उसको भी निर्धारित करने के लिए, उसका भी पता लगाने के लिए इन रेडियो वेव्स बर्स्ट का जो है वो उपयोग किया जा सकता है, या इसके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि कहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट है। बट हाँ, इसको ढूंढना काफी डिफिकल्ट होता है, जैसे कि आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी अभी भी एडवांस नहीं है कि इस प्रकार के रेडियो बर्स्ट की एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकें। अब जो हमने कैटलॉग जो तैयार किया है, जो पुणे के अंदर जो रिसर्चर है उन्होंने ये कैटलॉग तैयार किया है, तो इससे क्या फायदा होगा, तो इससे हमने जो
लाइब्रेरी जो तैयार करके रखी है तो उसको हम लोग और एक्सपेंड करेंगे, मतलब और भी उसके अंदर चीजें जो है वो ऐड करेंगे कि कौन से फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं और फिर बाद में और कौन से हो रहे हैं, तो उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे और उसको हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री में जितने भी फास्ट रेडियो बर्स्ट जो हुए हैं उसके थ्रू जो है वो उसकी स्टडी करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या चेंजेस इसके अंदर आ रहे हैं, राइट। तो न्यूली डिस्कवर्ड बर्स्ट जो होगा, यानी कि जो नया बर्स्ट जो हम लोग को नजर आएगा, तो वो उसको हम लोग दो क्लासेस के अंदर रखेंगे, या तो वो रिपीट हो रहा है या फिर वो रिपीट नहीं हो रहा। अब इसमें रिपीट का मतलब देखो, यहां पर रिपीट का मतलब ये नहीं है कि जो पास्ट में जो हुए हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट तो वैसे ही ये दूसरे दिख रहे हैं क्या। हम बोलते हैं ना कि रिपीट हुआ ये फास्ट रेडियो बर्स्ट, तो वो रिपीट का मतलब वो वाला रिपीट नहीं है कि पहले भी हुआ था फिर से हो गया। इसका मतलब रिपीट का मतलब हम लोग को रेडियो टेक्नोलॉजी में यह देखने को मिलता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट से रेडियो सिग्नल जो है वो वापस लौटते हैं तो जो रिसीवर जो होता है ना वो रेडियो रिपीटर का काम करता है, रिसीवर, राइट, कि रिपीटर एनर्जी को जो है ये रिसीव करता है। तो क्या कोई एनर्जी जो है, मतलब कोई रेडियो वेव जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर आई है या फिर इन जनरल कोई रेडियो वेव जो है वो बिना किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर डायरेक्ट धरती की तरफ आ रही है। तो इस प्रकार से दो क्लास हमने बनाई है जिसको हम लोग रखेंगे कि कोई ऐसी रेडियो वेव्स क्या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर आ रही है तो उसको उस क्लास के अंदर रख देंगे, या फिर अगर कोई डायरेक्ट आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी किसी एरिया, कोई धरती है या फिर मतलब धरती के पास की मैग्नेटिक फील्ड हुई, या कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया हो और उस समय ये स्पार्किंग हुई हो, मतलब कि ये नॉन रिपीटर है, राइट, कि ये स्पार्किंग जो हुई है या फिर ये रेडियो बर्स्ट जो रिलीज हुए हैं ये इनिशियल पॉइंट से रिलीज हुए हैं, किसी के टकराने के कारण नहीं हुए हैं या इंटरसेक्शन के कारण हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है, फर्स्ट एनर्जी रिलीज हुई है, राइट। तो उसको जो है वो डिटेक्ट किया जाएगा इस प्रकार से, तो और बेहतर तरीके से इस यूनिवर्स के बारे में समझने में जो है वो मदद मिल सकती है। और जो डिफरेंसेस इस प्रकार के हमें देखने को मिलेंगे रिपीटर्स और नॉन रिपीटर्स के बीच में, तो ये कैसे जनरेट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल मैकेनिज्म के थ्रू भी जनरेट हो सकते हैं या फिर अलग अलग एस्ट्रोफिजिकल एनवायरमेंट जो होते हैं, वही जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसके कारण भी ये जनरेट हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो पता लग सकता है और बेटर तरीके से यूनिवर्स के बारे में इन बर्स्ट को स्टडी करके, राइट। और बर्स्ट जो होते हैं गाइस ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस के अंदर, और कहा जाता है कि स्पेस के सभी पार्ट में जो है भी ये देखे जा सकते हैं अगर इनको देखने की टेक्नोलॉजी हम लोग एडवांस कर दें तो, राइट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि रेडियो टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिल ही रही है, राइट। तो इसलिए जो है वो रेडियो टेक्नोलॉजीज जो है इतनी वेव्स वगैरह हम लोग भी रिलीज करते हैं, इतनी सारी सैटेलाइट्स के साथ हम लोग कांटेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस के तौर पर ये रिकॉर्ड हो जाती हैं, राइट। और बताया जाता है कि अभी तक का जो सबसे सटीक जो एस्टिमेट फास्ट रेडियो बर्स्ट के ओवरऑल रेट का देखने को मिला है आज तक की डेट तक, तो वो 800 पर डे का देखने को मिला है कि 800 यानी कि एक दिन में 800 फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है वो देखे जा सकते हैं। तो अभी तक का ये सटीक एस्टीमेट बताया गया है, राइट, बट वो उसको देखना बहुत मुश्किल होता है। और ओरिजिन कहां से ये आते हैं, तो दूर दराज, मतलब जो यूनिवर्स का दूर दराज का जो एरिया होता है, राइट, वहां पर ये पाए जाते हैं, या फिर हमारी खुद की गैलेक्सी में भी, जैसे कि 2020 में मिल्की वे गैलेक्सी में इनको डिटेक्ट किया गया, बट इनका ओरिजिन कहां से हो रहा है ये अभी तक नहीं पता, इसके बारे में अभी तक जो है वो जानकारी नहीं है कि कहां से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। इवन अभी भी अनुमान ही हम लोग लगाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के इंटरसेक्शन के कारण ये हो सकते हैं, ये अनुमान है, बट इसकी सटीक जानकारी अभी भी नहीं है कि फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है वो कहां से आ रहे हैं। और चाइम प्रोजेक्ट की बात करें गाइस, जो टेलीस्कोप हमें देखने को मिलता है, इसने अभी तक 535 नए फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है वो डिटेक्ट किए, मात्र जब से ये ऑपरेशन इसका शुरू हुआ है, तो मात्र एक साल में 2018 और 19 के बीच में ही 535 नए फास्ट रेडियो बर्स्ट इसने डिटेक्ट कर लिए हैं। और चाइम प्रोजेक्ट जो है गाइस, इसने बताया है कि अभी तक जो रेडियो बर्स्ट जो डिटेक्ट हुए हैं वो 4 गुना ज्यादा, 4 गुना संख्या में इसने डिटेक्ट किया है इस प्रोजेक्ट के आने के बाद। यानी कि इससे पहले जो हो रहे थे तो वो मतलब लो फ्रीक्वेंसी के टेलीस्कोप के थ्रू हो रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया। और अब इसमें चाइम प्रोजेक्ट के तहत जो अच्छा टेलीस्कोप जो इसके अंदर हमें देखने को मिला है, जो टेक्नोलॉजी हमने एडवांस करी है, तो उससे पता लग गया कि करीब 4 गुना ज्यादा और फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इससे ज्यादा भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं अगर हम लोग के पास अच्छी और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आए। और इवन ये भी पता लगाया जा सकता है कि ये कहां से आ रहे हैं, बट अभी भी ये एक प्रकार की मिस्ट्री ही हम लोग को एक तरह की देखने को मिल रही है। और अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो एस्ट्रोनॉमर जो है गाइस, इनको बहुत ही जल्दी पता लग जाएगा कि कहां से ये फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है वो जनरेट होते हैं। चाइम प्रोजेक्ट की बात करें गाइस, तो ये नोवल रेडियो टेलीस्कोप हमें देखने को मिलता है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है इसका। ओरिजिनली जो है बेसिकली जो बहुत दूर दराज के जो हम लोग को यूनिवर्स में जो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, तो उसको मैप करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए इसको बनाया गया था।
राइट। तो इसको यूनिवर्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस टेलीस्कोप को बनाया गया था कि और दूर दराज की जो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन कहाँ पर है, क्या क्या चीजें यूनिवर्स में, एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर कौन से, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। तो इसी चीज ने डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि इसी टेक्नोलॉजी ने, इसी टेलीस्कोप ने फास्ट रेडियो बर्स्ट को भी डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, राइट। और ये कहां पर हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये कनाडा के अंदर नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा जो है ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में, तो उनके द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी उसकी है, तो वहीं पर ही ये टेलीस्कोप पाया गया है, मतलब कि इसकी लोकेशन वहीं पर ही है। और जैसे ही हमारी धरती घूमती है, पृथ्वी घूमती है, तो टेलीस्कोप को आकाश के आधे भाग से हर दिन रेडियो सिग्नल जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो काफी सारे रेडियो सिग्नल जो है ये रिसीव करता है। तो हम लोग क्यों जो है वो इसका अध्ययन, इसको स्टडी करने क्यों कर रहे हैं और इसकी स्टडी करने का क्या महत्व है फास्ट रेडियो बर्स्ट की, तो हाल ही में तकनीकी प्रगति के साथ साथ संयुक्त रूप से तेज रेडियो विस्फोट यानी कि फास्ट रेडियो विस्फोट और उनकी जो होस्ट जो आकाश गंगाएं जो है गैलेक्सी जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो इनके गुणों, इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज ने रिसर्चर्स में यह आशा की किरण जगा दी है कि इन घटनाओं का प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में कुछ लंबे समय से चले आ रहे सवालों के जवाब देने के लिए किया जा सकता है। इवन इसमें से एक और है, देखो ये सब चीजें आर्टिकल्स में बताई नहीं जाती, बट हाँ एलियंस की रिसर्च भी इनमें से एक हम लोग को देखने को मिल रही है, क्योंकि वो भी रेडियो वेव्स का, रेडियो सिग्नल्स का जो है वो ऑपरेशन करते हैं। आपने जादू को देखा ना, जादू ने ओ तो इस तरह से सिग्नल देता था जादू, राइट। तो वही कुछ सिग्नल्स हो सकते हैं, राइट। और इवन इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैटर जो है उसको समझने में भी साइंटिस्ट की ये मदद करेगा। यूनिवर्स का 3D जो स्ट्रक्चर है मैटर का, तो उसको समझने में भी काफी मदद करेगा। यूनिवर्स जो है वो कैसे उत्पन्न हुआ, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको भी समझने में मदद करेगा ये स्टडी। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आज की डेट में बहुत ज्यादा साइंटिस्ट, रिसर्चर जो हैं क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्वांटम फिजिक्स को भी ये समझने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि देखो गाइस, क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि एक घटना अगर कहीं पर होती है धरती के किसी भी एरिया पर या इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी एरिया पर, तो उसका इंपैक्ट ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं उसके जस्ट अपोजिट साइड होता ही होता है, राइट। कोई भी घटना हो रही, किसी भी प्रकार की चीज हो रही, तो क्वांटम फिजिक्स कहता है। और टाइम ट्रेवल की जो हम लोग को मिस्ट्री वगैरह देखने को मिलती है, तो वो भी इस रेडियो वेव्स की स्टडी से रिलेटेड है, राइट। क्योंकि रेडियो वेव्स मिली सेकेंड का हम लोग को देखने को मिलता है कि बर्स्ट होता ही है, तो कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल से भी काफी सारे जो साइंटिस्ट रिसर्चर है वो उसको रिलेट करते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। बट आपको देखो सिविल सर्विसेज में ये सब चीजें, एलियन की थ्योरी और ये सब जो अभी तक जो आई नहीं है, डिस्कवर नहीं हुई है, तो उसको बिल्कुल भी आपको ना लिखना है, ना उसके बारे में ज्यादा अभी के लिए आपको पढ़ना है। देखो आपका इंटरेस्ट होगा तो आप कर सकते हो, बट मैं आपको क्लियरली वार्न कर देता हूं कि जो भी घटना अभी घटी नहीं है, जो भी फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, राइट, तो उसके बारे में ना आप पेपर में लिखेंगे ना डिस्कशन करेंगे, राइट। वैसे आप डिस्कशन कर सकते हो, बट मैं पैनल के साथ कह रहा हूं कि पैनल के साथ ये सब चीजों में वो सही नहीं माना जाता है, राइट। जो चीज अभी ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है, जिसके फैक्ट्स फिगर आपके पास हैं, तो उसके बारे में बस आप बात करो सिलेक्शन तक। उसके बाद फिर भले ही आप फिर करते रहना जो भी आपको फर्दर स्टडीज वगैरह करनी है या फर्दर रिसर्च वगैरह करनी है, तो क्योंकि उसके बाद आपके पास बिल्कुल ऑथेंटिक वो हो जाएंगी आपके पास, मतलब आपके पास और टीम बन जाएगी आपकी, और आपके पास पावर भी रहेगी कि आप ऐसी टीम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट, और उनके साथ और डिस्कशन कर सकते हैं इन सब जो मिस्टीरियस चीजें होती हैं उसके बारे में, बट अभी नहीं, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। हमारे कौन से कोर्सेज हैं गाइस जो कि आपको यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज क्रैक करने में मदद करेंगे। तो पॉलिटी का कोर्स है जो कि मैंने ही प्रिपेयर किया हुआ है। इसके अलावा आपका कोर्स है एनवायरमेंट का। देखो कोर्स की डिटेल्स पूरी आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी, ये पूरी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, और मैं आपको गारंटी देता हूं इन कोर्सेज को लेने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। फुल फ्लेज तैयारी आपकी यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज करवाई जाती है। इकोनॉमिक्स का कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। आप पूरे कोर्सेज भी ले सकते हैं एक साथ, जैसे काफी सारे मेरे स्टूडेंट है वो पूरे कोर्सेज ही एक साथ बंडल में ही परचेज करते हैं, राइट। सीसेट का कोर्स है आपके पास, हिस्ट्री का कोर्स आपके पास अवेलेबल है, और ऑप्शन भी है कि आप अलग अलग कोर्स लेना चाहते हैं तो अलग अलग भी ले सकते हो। और काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में ये पूरे कोर्स आपके लिए है जो कि आपका सिविल सर्विसेज क्रैक करवाएंगे, राइट, क्योंकि इसमें पूरी चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी कवर करवाई जाती है। यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और करंट अफेयर्स में देखो डेली बहुत सारी चीजें आती रहती हैं करंट अफेयर्स की, तो नोट्स बनाने में आप टाइम वेस्ट ना करें। आपके लिए मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में डेली लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको हैंड आउट नोट्स मिल जाएंगे जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। आपको रिवीजन करने के लिए हर हफ्ते आपको एक कंपाइलेशन दिया जाता है और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है जिस ऑफर को आप ले सकते हैं, और अगर आपको करंट अफेयर्स के
क्वेश्चन जो है उसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो सर्विस भी यहां पर आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, और बाकी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ मेंस आंसर राइटिंग के बैच के बारे में, क्योंकि प्री के बाद आपको मेंस लिखना ही और मेंस की तैयारी अभी से ही होती है, राइट, जब से आप प्रिपरेशन अपनी शुरू करते हैं। तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मेंस के क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, उसके आंसर्स कैसे लिखना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपको क्वेश्चन दिया जाता है, 70 से ज्यादा क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसका आंसर आप खुद से जो है वो ढूंढ कर बनाते हैं, लिखते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। फिर उस बेस्ट में से हम लोग पॉइंट आउट करते हैं कि आपको जो है वो कैसे इंप्रूव करना है, आपका आंसर जो है वो कैसे बनना चाहिए, जो कि सिविल सर्विसेज की डिमांड होती है। तो आपको इस पर्टिकुलर बैच के अंदर या इस सीरीज के अंदर आपके आंसर को इतना ज्यादा इंप्रूव कर दिया जाएगा कि आपका आंसर मतलब यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो है वो बनने लगेगा, या फिर आप अपने आंसर को यूपीएससी के अकॉर्डिंग बनाना शुरू कर दोगे, राइट। जैसी यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की डिमांड होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स बनने लगते हैं। इसके अंदर 6 ऐसे की भी आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है इस बैच के अंदर, इस पैकेज के अंदर। एक मिनट, और साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है कि आपको इंप्रूव करने में आपकी हर एक स्टेप में आपकी मदद की जाती है। जीएस पेपर 1 2 3 4 ये सभी के क्वेश्चंस इसके अंदर कवर्ड है, और यूपीएससी लेवल का आपका असेसमेंट किया जाता है, और 3 महीने का ये बैच है। तो इस बैच को जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और बस ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।